बात है 10 नवंबर साल 2025, सोमवार का दिन। शाम के लगभग 6:52। दिल्ली की सर्दी बस शुरू ही हुई थी। लोग ऑफिस से अपनी दुकानों से घर लौट रहे थे। हर रोज की तरह दिल्ली की सड़कों पर पीक ट्रैफिक था। गाड़ियों के इंजन का शोर, हॉर्न की आवाजें और मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी भीड़। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लाल था। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी थी। इन्हीं गाड़ियों के बीच एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार भी आकर रुकती है। कोई म्यूजिक सुन रहा होगा, कोई फोन पर बात कर रहा होगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार धमाका होता है। एक कान फाड़ देने वाली आवाज। आवाज इतनी तेज थी कि कई 100 मीटर दूर तक सुनी गई। यहाँ तक कि जमीन के नीचे लाल किला मेट्रो स्टेशन के अंदर भी एकदम से सब कुछ हिल गया। स्टेशन के अंदर के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग बुरी तरह से झटका खा गए। स्टेशन की दीवारें कांप उठी और लोग घबराकर सुरक्षा के लिए स्टेशन के अंदर की तरफ भागने लगे। ऊपर सड़क पर मंजर और भी भयानक था। यह एकदम से कयामत आ जाने जैसा था। एक पल में हर तरफ आग, धुआं और अंधेरा छा गया। चश्मदीदों ने जो बताया वो रूह कपा देने वाला था। लोग हवा में उछल कर गिरे थे। सड़कों पर हर तरफ बिखरे हुए इंसानी अंग। एक आदमी ने बाद में पुलिस को बताया कि उसने सड़क पर एक कटा हुआ हाथ देखा। हर तरफ चीख पुकार मची थी। उस एक पल में सब कुछ बदल गया। धमाका इतना 500 मीटर दूर एक मंदिर के शीशे इस धमाके से टूट गए। शुरुआती खबरों में 8 से 9 लोगों के मरने की बात आई, लेकिन अगले कुछ दिनों में यह आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच गया और घायलों की गिनती 20 से भी ज्यादा। सभी को पास के LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया। इस भीड़ में, इस अफरा तफरी में कई कहानियां हमेशा के लिए दफन हो गईं। एक ऐसी ही कहानी थी अमर कटारिया की। अमर दक्षिणी दिल्ली के एक बिजनेसमैन। उन्होंने इस धमाके से ठीक 10 मिनट पहले शाम 6:45 पर अपने पिता जगदीश कुमार को फोन किया था। उनकी आखिरी बात क्या थी? पापा, मैं दुकान से निकल रहा हूं, आप भी चलिए, घर पर मिलता हूं। यह उनकी आखिरी कॉल थी। जब थोड़ी देर बाद उनके पिता ने फोन किया तो किसी और ने उठाया। कहा, यहां धमाका हो गया है। यह फोन सड़क पर मिला है। परिवार ने पूरी रात हॉस्पिटल के चक्कर काटे, लेकिन अमर का कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह उनके परिवार ने उन्हें मॉर्ग में पहचाना। कैसे? उनके कपड़ों से और उनके हाथ पर बने अपनी पत्नी के नाम के टैटू से। अमर कटारिया की तरह बाकी 12 लोग भी उस शाम घर लौटने ही वाले थे, पर कभी पहुंच नहीं पाए। हर तरफ कंफ्यूजन था। यह हुआ कैसे? पहले लोगों को लगा शायद किसी कार का CNG सिलेंडर फट गया है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी, लेकिन जल्द ही यह बात साफ हो गई। PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने तुरंत इस अफवाह का खंडन किया। यह कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, यह कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत भयानक। यह खबर आग की तरह फैली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त भूटान के दौरे से लौट रहे थे, वो एयरपोर्ट से सीधे LNJP हॉस्पिटल गए और घायलों से मिले। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ब्लास्ट साइट का दौरा किया। अगले 48 घंटों के अंदर सेंट्रल कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। सरकार ने इसे ऑफिशियल तौर पर राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा किया गया एक जघन्य आतंकी हमला यानी हेनस टेरर इंसिडेंट घोषित कर दिया। केस पर तुरंत UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया गया और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से इस केस की जांच सीधे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को सौंप दी गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि देश समझ गया कि यह मामला कितना संगीन है। यह दिल्ली में 2011 के हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद पिछले 1 दशक से ज्यादा वक्त में सबसे बड़ा और सबसे घातक आतंकी हमला था। अमेरिका ने भी इस पर बयान जारी किया। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा, क्लियरली यह एक टेररिस्ट अटैक था। अब पूरे देश के सामने सिर्फ एक सवाल था, यह किया किसने और उस सफेद i20 कार के अंदर कौन था? जांच शुरू हुई और जब पहली रिपोर्ट आई तो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर कोई सदमे में था। जब NIA ने जांच शुरू की तो सबसे पहला सवाल वही था। उस Hyundai i20 कार जिसका नंबर था HR26CE7674, उसका मालिक कौन था? कार गुरुग्राम के एक मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस तुरंत सलमान तक पहुंची, लेकिन यहाँ एक पेच था। सलमान ने बताया कि उसने यह कार काफी पहले ओखला में किसी देवेंद्र को बेच दी थी। फिर पता चला कि देवेंद्र ने उसे आगे अंबाला में किसी और को बेच दिया। यह कार कई बार बिक चुकी थी। आतंकियों ने जानबूझकर एक ऐसी सेकंड हैंड कार का इस्तेमाल किया था जिसका ट्रेल पकड़ना यानी उसके असली मालिक तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो। यह एक डेड एंड था। पुलिस और एजेंसियों के हाथ अब एक ही चीज थी, ब्लास्ट साइट से मिला सबूत, और वहां सबूत के नाम पर सिर्फ कार का बिखरा हुआ मलबा और इंसानी जिस्म के चिथड़े थे। फॉरेंसिक टीमों ने वहां से लगभग 40 से ज्यादा सैंपल इकट्ठे किए। इन्हीं सैंपल्स में से कार के अंदर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर के बीच फंसा हुआ ड्राइवर का एक पैर का हिस्सा मिला और यहीं से मिलने वाला था पूरी साजिश का पहला और सबसे बड़ा सुराग। जांच एजेंसियों को हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस से एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था।
एक डॉक्टर मॉड्यूल के बारे में, एक ऐसे ग्रुप के बारे में जो पिछले कुछ समय से उनके रडार पर था। इस मॉड्यूल का एक मेंबर था डॉक्टर उमर उन नबी, जो कि कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। पुलिस को शक था कि उमर ही इस ब्लास्ट के पीछे हो सकता है, लेकिन शक को प्रूफ में बदलने के लिए पक्का सबूत चाहिए था। इसीलिए जांच टीम तुरंत पुलवामा में डॉक्टर उमर के घर पहुंची, कोयल गांव। उन्होंने वहां से डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल लिए। ये सैंपल दिल्ली लाए गए। एम्स की फॉरेंसिक लैब में उन्हें ब्लास्ट साइट से मिले उस जिस्म के टुकड़े के साथ मैच किया गया, और जब रिपोर्ट आई तो सारी एजेंसियों के होश उड़ गए। डीएनए पूरी तरह से मैच हो गया। अब यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था, उस कार को चलाने वाला और उस ब्लास्ट में मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर उन नबी था। एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल। यह खबर अपने आप में एक धमाका थी। आतंकियों के बारे में सुना था, लेकिन एक डॉक्टर टेररिस्ट, ये क्या नया सिलसिला शुरू हो गया था। मीडिया में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल शब्द गूंजने लगा। यह कोई अनपढ़ गुमराह नौजवान नहीं था जिसे ब्रेन वॉश किया गया हो। यह एक टॉप स्टूडेंट था। डॉक्टर उमर 29 साल का। उसने श्रीनगर के जीएमसी से पढ़ाई की थी, फिर अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में काम किया। लेकिन उसकी कहानी में एक दाग था। ऊपर से वह जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही बिगड़ा हुआ था। उसके साथ काम करने वाले डॉक्टर, स्टाफ और यहां तक कि मरीजों ने भी उसकी कई शिकायतें की थी। कहते थे कि डॉक्टर उमर रूड था, मरीजों पर ध्यान नहीं देता था और अक्सर अस्पताल से गायब रहता था। साल 2023 की बात है। उसकी लापरवाही से एक मरीज की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद 4 सीनियर डॉक्टरों की एक कमेटी ने उसको नौकरी से निकालने की सिफारिश की थी। उसी वक्त उसे टर्मिनेट कर दिया गया था। उसके परिवार वालों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वो बहुत शांत रहता था, हमेशा पढ़ाई में डूबा रहता था। उसकी भाभी ने बताया कि उसने आखिरी बार फोन पर कहा था कि वो 3 दिन में घर आ रहा है, लेकिन उस कार ब्लास्ट ने सब कुछ बदल दिया। कश्मीर में नौकरी से निकाले जाने के बाद डॉक्टर उमर दिल्ली के पास फरीदाबाद आ गया। यहां उसने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अल फल्का यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, और यहीं से उसने अपने आतंक के नेटवर्क को नए सिरे से बुनना शुरू किया। अब सवाल यह नहीं था कि कार में कौन था, अब सवाल यह था कि एक डॉक्टर आतंकी कैसे बन गया। और अगर यह एक पूरा मॉड्यूल था, जैसा कि पुलिस को शक था, तो इसका मतलब डॉक्टर उमर अकेला नहीं था। उसके साथ और कौन कौन शामिल था। और फिर एक एक करके, जैसे प्याज की परतें खुलती हैं, इस डॉक्टर मॉड्यूल के बाकी चेहरे भी बेनकाब होने लगे। और इन चेहरों के पीछे जो कहानी छुपी थी, वो डॉक्टर उमर की कहानी से भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। जांच अब दिल्ली से निकलकर पुलवामा से होती हुई सीधे फरीदाबाद की अल फल्क यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर जा पहुंची थी। पुलिस की जांच का सेंटर पॉइंट अब बन चुकी थी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। यहाँ मेडिकल कॉलेज था, हॉस्पिटल था, और यहीं पर डॉक्टर उमर उन नबी पढ़ाता था। लेकिन जब पुलिस ने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स और वहां काम करने वाले लोगों को खंगालना शुरू किया, तो पता चला कि डॉक्टर उमर इस यूनिवर्सिटी का अकेला ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसके इरादे बीमारी ठीक करने से ज्यादा बीमारी फैलाने के थे। इस मॉड्यूल का दूसरा बड़ा चेहरा सामने आया, डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, जो कि एक लॉजिस्टिशियन था। डॉक्टर मुजम्मिल भी पुलवामा का ही रहने वाला था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा था। उमर और मुजम्मिल दोनों एक ही मेडिकल कॉलेज में काम करते थे और एक दूसरे के करीबी दोस्त थे। लेकिन मुजम्मिल का रोल सिर्फ दोस्ती निभाने तक नहीं था। पुलिस को पता चला कि मुजम्मिल ही वह आदमी था जो इस पूरे मॉड्यूल के लिए लॉजिस्टिक्स का काम देखता था, यानी रहने के लिए, आने जाने के लिए, सामान लाने ले जाने के लिए इंतजाम करना। फरीदाबाद में जितने भी सेफ हाउस यानी किराए के घर लिए गए थे, वह सब डॉक्टर मुजम्मिल ने ही अपने नाम पर रेंट किए थे। और इन्हीं घरों से पुलिस को आगे चलकर वह चीज मिलने वाली थी जिससे यह साफ हो गया कि यह लोग कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे। डॉक्टर मुजम्मिल को पुलिस ने ब्लास्ट से पहले ही 9 नवंबर को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया था, और शायद यही वजह थी कि डॉक्टर उमर इतना घबरा गया था। लेकिन इस मॉड्यूल में सिर्फ यही 2 डॉक्टर नहीं थे। अब मिलिए इस कहानी के तीसरे किरदार से, जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो कि वेपन्स हेड थी। डॉक्टर शाहीन 40 साल की, लखनऊ की रहने वाली थी और अल फलाह हॉस्पिटल में ही काम करती थी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहीन कोई मामूली मेंबर नहीं थी। वह आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद यानी जेईएम के वीमेंस विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड थी। सोचिए, एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल में काम करने वाली औरत और आतंकी संगठन की वीमेंस विंग की हेड। कहते हैं ना, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। यहाँ तो बगल में डॉक्टर के भेस में मौत बैठी थी। उसका काम था पिछले 2 साल से एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक जमा करना। जब पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को 9 नवंबर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया और उसकी गाड़ी, एक मारुति स्विफ्ट कार, की तलाशी ली, तो उनके भी होश उड़ गए। उसकी कार से एक AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और कई मैगजीन बरामद हुए। एक डॉक्टर की गाड़ी से मेडिकल किट नहीं, बल्कि AK-47 मिल रही थी। यह व्हाइट कॉलर आतंक का वह चेहरा था जो अब तक सबकी आंखों से ओझल था।
डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद ही उसके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी पुलिस ने लखनऊ से उठा लिया, क्योंकि वह गाड़ी जिससे AK-47 मिली वह उसके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड थी। चौथा किरदार था डॉक्टर अदील राठर, जो कि एक रिक्रूटर था। डॉक्टर अदील को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसका काम था नए लड़कों को रेडिकलाइज करना, यानी उनका ब्रेन वॉश करके मॉड्यूल में भर्ती करना। तो यह थी पूरी टीम। डॉक्टर उमर जो बॉम्बर था, डॉक्टर मुजम्मिल लॉजिस्टिशियन था, डॉक्टर शाहीन वेपन्स हेड था और डॉक्टर अदील रिक्रूटर था। सभी के सभी हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल डॉक्टर। इनके पास पैसा था, सोसाइटी में इज्जत थी और एक कवर था जिस पर कोई शक नहीं कर सकता था। आखिर एक डॉक्टर पर कौन शक करता है? ये लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ की एड में आतंक का ये पूरा इकोसिस्टम चला रहे थे और इनका काम करने का तरीका भी इनके प्रोफेशन जैसा ही सोफिस्टिकेटेड था। ये लोग आपस में बात करने के लिए नॉर्मल फोन कॉल्स या व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते थे। इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए स्विट्जरलैंड बेस्ड एक एनक्रिप्टेड ऐप थ्रीमा का इस्तेमाल किया। यह एक ऐसा ऐप है जिसे चलाने के लिए फोन नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा यह सेशन नाम के एक और ऐप का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन इनका सबसे शातिर तरीका था डेड ड्रॉप ईमेल। इसमें क्या होता है कि मॉड्यूल के सभी मेंबर्स के पास एक कॉमन ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है। जब किसी को कोई मैसेज भेजना होता है तो वह ईमेल को सेंड नहीं करता, बल्कि मैसेज टाइप करके उसे ड्राफ्ट में सेव कर देता है। दूसरा मेंबर उस ईमेल को लॉगिन करके ड्राफ्ट से मैसेज पढ़ता है और फिर उस ड्राफ्ट को डिलीट कर देता है। इससे ईमेल कभी सेंड ही नहीं होता और कोई डिजिटल ट्रेल यानी कोई सबूत नहीं बचता। यह तरीका आमतौर पर बड़े देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों यानी जासूस इस्तेमाल करते हैं और यहां दिल्ली की बगल में बैठे ये डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने जब इनकी जांच की तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई और डॉक्टरों के नाम सामने आए। इसमें एक नाम था डॉक्टर मुस्तकीम का, जो हरियाणा के नूह का रहने वाला था। वह भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। ये सारी बातें ये साफ करने के लिए काफी थी कि यह कोई छोटा मोटा भटका हुआ ग्रुप नहीं था। यह एक प्रोफेशनल, ट्रेंड और बेहद खतरनाक लोगों का नेटवर्क था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, इतने विस्फोटक, AK-47, इतनी प्लानिंग, ये सब किसके लिए? लाल किला में हुआ ब्लास्ट तो एक कार में हुआ, तो फिर इतनी तैयारी क्यों? इसका जवाब मिला फरीदाबाद के उन्हीं किराए के घरों से जो डॉक्टर मुजम्मिल ने लिए थे। जब पुलिस ने वहां रेड की तब असली साजिश का पर्दाफाश हुआ। जब दिल्ली की पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के इन व्हाइट कॉलर आतंकियों की कड़ियां जोड़ रही थी, ठीक उसी वक्त देश के दूसरे कोने में गुजरात ATS एक अलग ही ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। ये कहानी इतनी फिल्मी है कि आपको विश्वास नहीं होगा। दोनों कहानियां एक ही समय पर नवंबर 2025 के उन्हीं दिनों में चल रही थी। एक तरफ दिल्ली में बम की साजिश थी तो दूसरी तरफ गुजरात में जहर की। गुजरात ATS को खबर मिली एक और डॉक्टर के बारे में। नाम था डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सईद, जो कि एक पॉइजन मेकर था, हैदराबाद का रहने वाला। और इसने अपनी MBBS की पढ़ाई कहां से की थी? चीन से। यह डॉक्टर भी इन्हीं व्हाइट कॉलर आतंकियों का एक और चेहरा था, लेकिन इसका तरीका दिल्ली मॉड्यूल से भी ज्यादा खतरनाक था। यह बम नहीं, जहर बना रहा था। कौन सा जहर? रिसिन। यह रिसिन अरंडी के बीज यानी कैस्टर बीन्स से निकलने वाला एक बेहद खतरनाक प्रोटीन होता है। कहा जाता है कि इसका कोई एंटीडोट यानी कोई इलाज नहीं है। अगर यह आपके जिस्म में चला जाए तो मौत पक्की है। गुजरात ATS ने 8 नवंबर को यानी दिल्ली ब्लास्ट से 2 दिन पहले डॉक्टर अहमद सईद को आदलाज टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया। जब उसकी हैचबैक कार की तलाशी ली गई तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। उसकी गाड़ी से 2 ग्लॉक पिस्तौल, 1 बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और 4 किलो अरंडी के बीज का मश यानी पेस्ट मिला। यह वही पेस्ट था जिससे वह रिसिन बना रहा था। और इसका प्लान क्या था? इसका प्लान बम ब्लास्ट से भी ज्यादा भयानक था। यह मास पॉइजनिंग यानी लाखों लोगों को एक साथ मारने की तैयारी में था। कैसे? मंदिर के प्रसाद में जहर मिलाकर, पानी के सोर्सेस में जहर मिलाकर। उसकी टारगेट लिस्ट पर कौन था? लखनऊ का RSS ऑफिस, दिल्ली की आजादपुर मंडी, अहमदाबाद का नरोदा फ्रूट मार्केट, यहां तक कि अयोध्या भी उसके निशाने पर था। वह 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले एक कार्यक्रम में इस जहर का इस्तेमाल करना चाहता था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह अकेला नहीं था। उसके साथ उत्तर प्रदेश के 2 और लड़के शामिल थे। एक था आजाद सुलेमान शेख, जो शामली में टेलर था, और दूसरा था मोहम्मद सुहेल सलीम खान, जो लखीमपुर खेरी में स्टूडेंट था। ये लोग डॉक्टर सईद को हथियार सप्लाई करते थे। और हथियार कहां से आ रहे थे? पाकिस्तान से, ड्रोन्स के जरिए। यह पूरा मॉड्यूल दिल्ली मॉड्यूल की तरह जैश से नहीं, बल्कि ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस से जुड़ा था। इसका हैंडलर अब्बू खदीजा अफगानिस्तान में बैठा था। डॉक्टर सईद ने गुजरात ATS के सामने कबूल किया कि वह हैदराबाद में अपने घर पर ही यह जहर बना रहा था। उसने अपने परिवार को कह रखा था कि वह गुजरात में बिजनेस करता है, लेकिन बिजनेस की आड़ में वह लाखों लोगों की मौत का सामान तैयार कर रहा था। सोचिए, देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक तरफ दिल्ली में डॉक्टर उमर का मॉड्यूल बम तैयार कर रहा था
दूसरी तरफ गुजरात में डॉक्टर सईद का मॉड्यूल जहर तैयार कर रहा था। ये दोनों मॉड्यूल व्हाइट कॉलर थे, दोनों के सर पर डॉक्टर का टैग लगा था और दोनों को विदेश में बैठे हैंडलर्स चला रहे थे। ये साफ दिखाता है कि दुश्मन ने अब अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। अब वह अनपढ़ लोगों को नहीं बल्कि देश के सबसे पढ़े लिखे रिस्पेक्टेबल लोगों को अपने मोहरे बना रहा है। गुजरात एटीएस की टीम ने अगर सही वक्त पर डॉक्टर सईद को नहीं पकड़ा होता तो न जाने देश को कितना बड़ा जख्म झेलना पड़ता। अब वापस चलते हैं दिल्ली, क्योंकि जब पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर पर छापा मारा तो दिल्ली मॉड्यूल की असली और भयानक साजिश का पर्दा फाश हुआ। जब पुलिस डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उन किराए के घरों में घुसी तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उन्हें मिले छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि विस्फोटकों का एक पूरा जखीरा। कितना? 2900 किलोग्राम, यानी लगभग 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और सल्फर जैसी चीजें शामिल थीं। इतना एक्सप्लोसिव दिल्ली जैसे शहर को कई बार दहलाने के लिए काफी था। अब पुलिस का माथा ठनका। जो लाल किला में ब्लास्ट हुआ वह तो इस जखीरे का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं था। वहां जो बम फटा वह तो पुलिस के मुताबिक एक हेस्टली असेंबल्ड यानी जल्दबाजी में बनाया गया बम था, जो शायद आतंकियों की घबराहट में या तो टाइम से पहले फट गया या एक्सीडेंटली ट्रिगर हो गया। पुलिस का मानना है कि डॉक्टर उमर अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के चंगुल से बचकर भाग रहा था। वह घबराहट में था। उसकी कार में जितना भी एक्सप्लोसिव उसके पास उस वक्त मौजूद था उसे ही उसने जल्दबाजी में असेंबल किया और लाल किला के पास आकर खुद को उड़ा लिया। तो फिर अगर लाल किला ब्लास्ट असली प्लान नहीं था तो असली प्लान क्या था? असली प्लान दोस्तों इतना भयानक था कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन डॉक्टरों का इरादा था दिल्ली में 2008 के मुंबई हमलों यानी 26/11 जैसा कहर बरपाने का। यह डॉक्टर मॉड्यूल एक ऐसी साजिश रच रहा था जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 32 व्हीकल्स में बम फिट किए जाने थे। सोचिए, 32 कार में बम। इन्होंने इसके लिए गाड़ियां खरीदनी भी शुरू कर दी थी। एक तो थी वह बदकिस्मत Hyundai i20 जिसमें डॉक्टर उमर मारा गया। दूसरी एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार जिसका नंबर था DL10CK045. इस इकोस्पोर्ट को पुलिस ने बाद में फरीदाबाद के खंडावली गांव से बरामद किया। तीसरा एक मारुति ब्रेजा जो अल फ्लाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर से मिली। और चौथी डॉक्टर शाहीन की वही स्विफ्ट कार जिससे AK-47 मिली। इन लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए फंड जमा किए थे, करीब 20 लाख रुपए, जो डॉक्टर उमर को ही ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए दिए गए थे। इन्हीं पैसों से उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल यानी 2000 किलोग्राम NPK फर्टिलाइजर खरीदा। NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये खेती में इस्तेमाल होने वाला खाद है, लेकिन आतंकियों के लिए ये बम बनाने का सबसे आसान रॉ मटेरियल है, क्योंकि इसमें अमोनियम नाइट्रेट होता है। इनका प्लान था दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग 6 शहरों में एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये धमाके करने का। उन्होंने दिल्ली में कई हाई प्रोफाइल जगहों की रेकी यानी जांच पड़ताल भी कर ली थी। टारगेट लिस्ट में कौन कौन था? इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, चांदनी चौक का गौरीशंकर मंदिर, सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट और सदर बाजार। यानी दिल्ली की वह सब जगहें जहां हर वक्त सबसे ज्यादा भीड़ रहती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मासूम लोगों की जान ली जा सके। और इस पूरे हमले के लिए उन्होंने एक खास तारीख भी चुन रखी थी। असली प्लान अगस्त 2025 में अटैक करने का था, लेकिन कुछ कारणों से यह प्लान बदल गया और नई तारीख रखी गई 6 दिसंबर। यह तारीख उन्होंने जानबूझकर चुनी थी। ये बाबरी मस्जिद ध्वंस की बरसी का दिन है। वह इस दिन को एक बदले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, देश को एक न भरने वाला जख्म देने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता है। इनकी किस्मत खराब थी और देश की किस्मत अच्छी। इनका प्लान फेल कैसे हुआ, इसकी भी एक कहानी है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट से कई हफ्ते पहले अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर पुलिस की नजर श्रीनगर में लगे कुछ आतंकी पोस्टर्स पर पड़ी। ये पोस्टर्स जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में लगाए गए थे। पुलिस ने 19 अक्टूबर को इस मामले में FIR दर्ज की। इस छोटी सी घटना की जांच करते करते पुलिस ने मौलवी इरफान अहमद नाम के एक आदमी को शोपियां से गिरफ्तार किया। और जब मौलवी इरफान से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने इस पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का भांडा फोड़ दिया। उसी की दी हुई जानकारी पर पुलिस ने फरीदाबाद में रेड की, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया और वह 2900 किलो एक्सप्लोसिव बरामद किया। अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही डॉक्टर उमर घबरा गया और दिल्ली की तरफ भाग निकला। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल था। ये डॉक्टर, ये प्रोफेसर, ये तो सब इंडिया के लोग थे। इन्हें ये सब करने के लिए ऑर्डर कौन दे रहा था? इनका बॉस कौन था? जांच एजेंसियों ने जब इनके डिजिटल फुटप्रिंट को खंगालना शुरू किया तो इस साजिश के तार दिल्ली और फरीदाबाद से निकलकर सीधे पाकिस्तान, दुबई और तुर्की तक जा जुड़े।
जब जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर और उसके साथियों के फोन और लैपटॉप खंगाले तो उन्हें पता चला कि यह डॉक्टर मॉड्यूल अपने आप काम नहीं कर रहा था। उन्हें पर्दे के पीछे से ऑपरेट किया जा रहा था। ये लोग तो सिर्फ मोहरे थे, असली खिलाड़ी तो कोई और ही था जो विदेश में बैठकर यह पूरा खेल चला रहा था। इनकी डिजिटल ट्रेल यानी इंटरनेट पर इनके कदमों के निशान एजेंसियों को सीधे ले गए तुर्की। साल 2022 डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर मुजम्मिल गनाई दोनों तुर्की के अंकारा शहर गए। यहां उनकी मुलाकात एक खास आदमी से हुई। इस आदमी का कोड नाम था उकासा। उकासा एक की फॉरेन हैंडलर था। उसका काम था पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों और इंडिया में मौजूद इन डॉक्टरों के बीच की कड़ी बने रहना। उकासा ने ही इन डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया, यानी उनका ब्रेन वॉश किया और उन्हें आतंक का यह रास्ता दिखाया। उसने ही उन्हें कोवर्ट सेल्स यानी छोटे छोटे गुप्त ग्रुप बनाने और डिजिटल दुनिया में बिना कोई सबूत छोड़े कैसे काम करना है इसकी पूरी ट्रेनिंग दी। ये उकासा ही था जो इनके साथ सेशन ऐप पर बात करता था। लेकिन उकासा भी सिर्फ एक मैनेजर था। इस पूरी कंपनी का मालिक, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और था। जब एजेंसियों ने डॉक्टर अदील रातर, वह डॉक्टर जो सहारनपुर से पकड़ा गया था, उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने इस मास्टरमाइंड का नाम उगल दिया। नाम था डॉक्टर मुजफ्फर, जो कि एक मास्टरमाइंड था। और डॉक्टर मुजफ्फर कौन था? वह डॉक्टर अदील का ही बड़ा भाई था। डॉक्टर मुजफ्फर भी पुलवामा के काजीगुंड गांव का रहने वाला था। वह भी एक डॉक्टर था, लेकिन वह इंडिया में नहीं, दुबई में रहता था। डॉक्टर मुजफ्फर ही वह शख्स था जो दुबई में बैठकर इस पूरे मॉड्यूल को चला रहा था। वही पाकिस्तानी हैंडलर्स और इन डॉक्टरों के बीच की सबसे बड़ी कड़ी था। उसने ही डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और मौलवी इरफान सबकी आपस में मुलाकात करवाई थी। वही था जो इनके लिए फंडिंग का इंतजाम करता था। जैसे ही उसके भाई डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर मुजफ्फर को खबर मिल गई। वह समझ गया कि अब खेल खत्म होने वाला है। इससे पहले कि इंडियन एजेंसियां उस तक पहुंचे, वह दुबई से भाग निकला और जांच एजेंसियों के मुताबिक वह भागकर अफगानिस्तान चला गया, जहां आतंकी संगठनों का गढ़ है। पुलिस ने डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी भी शुरू कर दी। तो अब पूरी पिक्चर साफ हो चुकी थी। यह एक फ्रेंचाइजी ऑपरेशन था। टैलेंट यानी डॉक्टर मॉड्यूल इंडिया का था, ट्रेनिंग तुर्की में उकासा ने दी और डायरेक्शन और फंडिंग दुबई अफगानिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड डॉक्टर मुजफ्फर ने की। और यह सब कर रहे थे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अल कायदा से जुड़े अंसार गजवतुल हिंद के लिए। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं, लेकिन एक कड़ी अभी भी बाकी थी। एक आखिरी सवाल। 10 नवंबर 2025 उस दिन आखिरी चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर उमर ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? जब एजेंसियों ने दिल्ली में लगे 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया तो डॉक्टर उमर के आखिरी 16 घंटों की पूरी टाइमलाइन सामने आ गई। और यह टाइमलाइन इस पूरी कहानी का सबसे ड्रामेटिक, सबसे क्रूशियल हिस्सा है। यह कहानी है डॉक्टर उमर के आखिरी 16 घंटों की, एक आतंकी की घबराहट भरी आखिरी यात्रा। जांच एजेंसियों ने 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जोड़कर यह पूरी टाइमलाइन तैयार की। सब कुछ शुरू हुआ 10 नवंबर की सुबह के 8:02। डॉक्टर उमर की सफेद Hyundai i20 कार दिल्ली में बादरपुर टोल प्लाजा से एंटर करती है। सीसीटीवी में साफ दिखता है कि डॉक्टर उमर ने मास्क पहना हुआ है। वह टोल ऑपरेटर को कैश देता है और बार बार घबराकर सीसीटीवी कैमरा की तरफ देख रहा है। उसे पता था कि पुलिस उसके पीछे है। उसे पता था कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं। उसकी कार की पिछली सीट पर एक बड़ा सा बैग रखा हुआ है, शायद वही बैग जिसमें उसकी मौत का सामान था। पूरा दिन डॉक्टर उमर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहता है। वह साउथ ईस्ट दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली जाता है, फिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार जाता है। वह एक रोड साइड ढाबा पर खाना खाने के लिए भी रुकता है। वह एक ऐसे चूहे की तरह भाग रहा था जो जाल में फंस चुका है और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इसी दिन वह दिल्ली के मशहूर तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद में भी जाता है। पुलिस को वहां की भी सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें वह मस्जिद के पास दिखा। वह निजामुद्दीन दरगाह पर भी करीब आधा घंटा रुकता है। शायद वह अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था या अगले कदम के बारे में सोच रहा था। घूमते घूमते शाम हो जाती है, दोपहर के 3:19। डॉक्टर उमर अपनी i20 कार को लाल किला की पार्किंग लॉट में दाखिल करता है। और यह दोस्तों इस कहानी का सबसे अजीब और सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है। डॉक्टर उमर उस पार्किंग में अगले कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि अगले 3 घंटे और 29 मिनट तक रुका रहता है। सोच कर देखिए, एक आदमी जिसके पीछे देश की सारी एजेंसियां पड़ी हैं, एक आदमी जिसकी कार में बम है, वह दिल्ली के सबसे हाई सिक्योरिटी इलाके लाल किला की पार्किंग में 3 घंटे से ज्यादा क्या कर रहा था? क्या वह किसी का इंतजार कर रहा था? क्या उसकी किसी से आखिरी मुलाकात होनी थी जो फेल हो गई? या वह इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे? जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। इसी पार्किंग में इंतजार करते हुए डॉक्टर उमर ने अपने पास रखा एक दूसरा सीक्रेट फोन ऑन किया। यह फोन उसने अपने साथियों के पकड़े जाने के बाद से बंद कर रखा था। उसने यह फोन ऑन किया और एक लंबी बातचीत की। किससे? सीधे मास्टरमाइंड
डॉक्टर मुजफ्फर से, जो उस वक्त अफगानिस्तान में बैठा था। यह उनकी आखिरी कॉल थी। क्या बात हुई उनके बीच? क्या डॉक्टर उमर ने बच निकलने का कोई रास्ता मांगा, या डॉक्टर मुजफ्फर ने उसे आखिरी ऑर्डर दिया, अगर पकड़े ही जा रहे हो तो जितना नुकसान कर सकते हो कर दो। यह राज डॉक्टर उमर के साथ ही चला गया। जो भी हुआ, उस कॉल के बाद सब कुछ फाइनल हो चुका था। शाम के 6:48 डॉक्टर उमर ने अपनी कार पार्किंग से बाहर निकाली। पार्किंग से निकलकर वह शाम के हैवी ट्रैफिक में शामिल हो गया। 6:52, ठीक 4 मिनट बाद वह लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास रेड लाइट पर रुका, और फिर एक जोरदार धमाका। डॉक्टर उमर की कहानी और उसके साथ 13 और मासूम लोगों की कहानी उसी ट्रैफिक सिग्नल पर हमेशा के लिए खत्म हो गई। यह थी लाल किला ब्लास्ट की पूरी दास्तान। एक ऐसी साजिश जिसे अगर वक्त रहते न रोका जाता तो देश को बहुत बड़ा जख्म मिलता। इस घटना के बाद 14 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा में डॉक्टर उमर उन नबी के घर को आईडी लगाकर ब्लास्ट से उड़ा दिया। यह एक साफ संदेश था आतंकियों और उनके मददगारों के लिए। लेकिन यह कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। एक डॉक्टर जो जिंदगी बचाने की कसम खाता है, वह जिंदगी लेने वाला कैसे बन गया? यह व्हाइट कॉलर टेरर का जो नया चेहरा हमने देखा है, क्या यह बस शुरुआत है?